फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, उसको देख लेते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है और कैलकुलेशंस करनी है। अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हाइड्रोजन and N2O4 are used in rockets. They produce nitrogen and water vapors in the form of products. How many grams of nitrogen gas will be formed by reacting 100 gram of hydrazine and 200 grams of N2O4? तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने। नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे। आपने देखना है कि कितनी क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन को कंट्रीब्यूट कर रही है और स्टूडेंट्स आपने फिर उसका मास कैलकुलेट कर लेना है। तो दैट्स इट। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं फॉर हाइड्रोजन N2H4। क्या इसका स्टूडेंट्स आपने किस तरह से, आपके पास नंबर ऑफ मोलर मास गिवन है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 32। आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं N2O4 के लिए। फॉर N2O4 इट विल बी अबाउट 92 ग्राम पर मोल, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 92। तो स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 32 3.125 मोल्स। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स N2O4 आपके पास 200 डिवाइडेड बाय 92, फिर आ जाता है आपके पास 2.173 मोल्स। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, रिएक्शन को देखते हुए आपने कंपैरिजन करना है। पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, फिर स्टूडेंट्स आपके पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, उनका आपने कंपैरिजन देख लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखते हैं कंपैरिजन नंबर 1 कर लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको कंपैरिजन करना और मोल रेशियो कैलकुलेट करना आ गई होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 2 मोल्स आपके पास जनरेट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अननोन है, न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप हाइड्रोजन को, तो ये हो गई स्टूडेंट्स आपके पास मोल रेशियो। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है फॉर 3.125 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 125 से, तो आपके पास आ जाएगा 3 × 3.125 9.375 डिवाइडेड बाई 2। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 4.68 मोल्स। 4.68 मोल्स। बिल्कुल स्टूडेंट्स आपने एक प्रेडिक्शन दे दी, दूसरी आप दे देते हैं कि आप N2O4 को कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन से। सबसे पहले N2O4 का 1 मोल है स्टूडेंट्स जो आपके पास 3 मोल्स जनरेट कर रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है इसके, यानी कि 2.173 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2.173, यानी कि आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2.173, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 6.513। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो नंबर लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो है आपके पास हाइड्रोजन, जबकि आपके पास डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जो है वो आपके पास इन एक्सेस है, यानी कि रिएक्टेंट इन एक्सेस है। तो आप स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे कि आपके पास ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आपने क्या करना है, जो मास ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है आपने वो कैलकुलेट कर लेना है। नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट्स आपके पास 4.68 है नाइट्रोजन के, आपने क्या करना है, इसका मास कैलकुलेट कर लेना है। मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू आपके पास मोल्स हैं 4.68 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नाइट्रोजन 28 131.0, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 131.04 ग्राम्स आ जाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास, आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि सिलिकॉन कार्बाइड इज एन इम्पॉर्टेंट सिरेमिक मटेरियल। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग सैंड टू रिएक्ट विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर। व्हेन 100 kilograms of sand is reacted with excess of carbon, 51.4 kilogram of silicon carbide is produced. What is the percentage yield of silicon carbide? तो स्टूडेंट्स आपके पास एक एक्चुअल यील्ड है वो ऑलरेडी गिवन है आपके पास, आप उसको किलोग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स आपके पास जो मास ऑफ सिलिका है उसको आपने क्या किया कि आप किलोग्राम से उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास जो सिलिका है उसके थ्रू कैसे सिलिकॉन कार्बाइड आपके पास कैलकुलेट होती है, यानी कि आपने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम एक कंपेरिजन स्टूडेंट्स कर लेते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मोलर मास है, सबसे पहले उसके साथ डील कर लेते हैं कि आपके पास सिलिका का मोलर मास जो है वो क्या है। सिलिका का मोलर मास स्टूडेंट्स आपके पास है कि सिलिकॉन का आपका एटॉमिक मास होता है 28.1, इसको आपने ऐड कर लिया 32 से, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है 60.1 फॉर सिलिका। ये आपके पास आ गया 60.1 ग्राम्स।
देन स्टूडेंट्स ग्राम पर मोल आ जाता है आपके पास। फिर स्टूडेंट्स आपके पास सिलिकॉन कार्बाइड आ जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड के लिए 28.1 है। इसमें आप ऐड कर देते हैं कार्बन को तो आपके पास स्टूडेंट्स ये आ जाता है 40.1। यह आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लिया 40.1 ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट्स आपने प्रिडिक्ट करना है कि आप किस तरह से थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फॉर 60.1 ग्राम पर मोल ऑफ सिलिका will produce about 40.1 gram per mole of grams of silicon carbide। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि 1 ग्राम ऑफ SiO2 will produce about, आपने क्या करना है 40 डिवाइडेड बाय 60, 40.1 डिवाइडेड बाय 60.1, आपने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100,000 से। 100,000 ग्राम ऑफ सिलिका will produce 40.1 divided by 60.1 multiply by 100,000। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 40.1 डिवाइडेड बाय 60.1, आपके पास वैल्यू आ रही है 0.6672, 0.667221 मल्टीप्लाई बाय 100,000। 100,000 तो स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.667221 मल्टीप्लाई बाय 100,000, इट विल फॉर्म स्टूडेंट्स 667.22.1। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि ये आपके पास हो गई थ्योरेटिकल यील्ड, ये आपके पास हो गई थ्योरेटिकल यील्ड, आपके पास एक्चुअल यील्ड ऑलरेडी गिवन है। आप क्या करेंगे कि परसेंटेज यील्ड जो है इसके थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज यील्ड स्टूडेंट्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज यील्ड आपके पास एक्चुअल यील्ड है डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास है थ्योरेटिकल यील्ड 66722 आपके पास आ जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है 51,400 डिवाइडेड बाय 66722 पास आ जाता है, यानी कि 77%। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो परसेंटेज यील्ड आ रही है इस पर्टिकुलर केस में वो आपके पास आ रही है 77%। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 23A है, जिसमें स्टूडेंट्स आपने स्टोइक्योमेट्री को डिफाइन करना है, उसकी अजम्पशंस देनी है और दो इंपॉर्टेंट लॉज आपने बताने हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी टू परफॉर्म स्टोइक्योमेट्री कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है, आपने सिग्निफिकेंसेस लाजमी देनी है कि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और पेपर पे रीड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपने लॉज जो है आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसको आपने स्टेट करना है, जिसको आपने मेंशन करना है, ये बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ डज इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एक्सप्लेन विद 3 एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स आपने कोई भी कंबशन की एग्जांपल आप दे सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कंबशन कैसे हो रही होती है। तो आपके पास कैसे जो ऑक्सीजन है या आपके पास कोई भी कंपाउंड है जो बर्न हो रहा है वो कैसा लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। और स्टूडेंट्स आप कोई भी एग्जांपल आप इसकी देख सकते हैं, जिस तरह से हमने कंसेप्चुअल वीडियोज़ में इसको स्टडी किया। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप डिफाइन करेंगे और स्टूडेंट्स इसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे होंगे कि आपके पास कैसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपका स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24A, डिफाइन यील्ड, हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, यील्ड को आपने डिफाइन करना है। एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में क्या डिफरेंस है आप ये बता रहे होंगे, और एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम होती है वो आप बता रहे होंगे। और देन स्टूडेंट्स आपने परसेंटेज यील्ड का बताना है, आपने बताना है कि परसेंटेज यील्ड कभी भी 100% नहीं होती, और अगर होती है तो किन कंडीशंस में होती है। तो स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर कंडीशंस को आप मेंशन करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 24B है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि स्टूडेंट्स आपने बता देना कि आप किस पर्टिकुलर यील्ड की बात करें, एक्चुअल यील्ड की बात करें, थ्योरेटिकल यील्ड की बात करें। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जो आपके पास एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है आप ये बताएंगे, फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी जो एक्चुअल यील्ड होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। वो फैक्टर्स जो स्टूडेंट्स हमने कंसेप्चुअल वीडियोज़ में डिस्कस किए थे एज इट इज़ आप डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।